हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं या आते ही हर बार एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस का पार्ट है, यूनिट 2 का हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, या कई बार सिंपली पूछ लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी कब आई थी। तो अगर इसके बारे में पूछे तो ये आई थी 2009 में। हालांकि 2005 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 2006, 7, 8 में रिपोर्ट सबमिट हुई। और जो 3 साल जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी इसको फाइनली पब्लिश कर दिया था 2009 में, 31 मार्च। वैसे तो ये 2008 अक्टूबर तक थी, लेकिन इसको एक्सटेंशन मिल गया था मार्च 31 मार्च 2009 तक का। राइट। तो अगर आपसे पूछे कि एनकेसी या नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था, तो आप लिखना हमेशा 2009। ओके। बाकी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जल्दी से पढ़ते हैं। और ये लेंथी वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट से पढ़ के। तो ये लेंथी वीडियो होगा, लेकिन ये पूरा इलेबरेटेड वीडियो होगा। ठीक है, अच्छी मतलब अच्छे से डिटेल होगी इसमें। ओके। सो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009, इसके फ्रंट पेज पे ये सब चीजें लिखी थी। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री ये है कि उस टाइम समझा जा रहा था कि 21st सेंचुरी है, नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनको 13 जून 2005 को ये ड्यूटी मिली कि आप 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग एजुकेशन में या ओवरऑल जो नॉलेज प्रोसेस है, जो नॉलेज का फील्ड है, उसको कैसे एनहेंस किया जाए, कैसे अपने सिटीजन्स को और ज़्यादा हम मजबूत करें कि 21st सेंचुरी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम टैकल कर सकें। ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी के अंडर, और इसकी इस पर्टिकुलर कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर सैम पिट्रोदा जी। राइट। तो इनको ड्यूटी मिली कि ब्लू प्रिंट बनाए नॉलेज बेस के ऊपर, ताकि हम चैलेंजेस को फेस कर सकें। ठीक है। तो पीएम ने क्या लाइन बोली थी, ये डेट याद रख लेना, 13 जून 2005। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि द टाइम हैज कम टू क्रिएट ए सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड द एक्सीलेंस इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है। कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको और ज़्यादा अच्छे से बनाया जाए, एक्सीलेंस लाई जाए, उनकी क्वालिटी एनहेंस की जाए, रिसर्च और अच्छे से हो, और जो कैपेसिटी है ना, जो इंडिविजुअल है, उनमें और ज़्यादा नॉलेज हो, उनमें और ज़्यादा स्किल्स हो। राइट। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। देन और क्या है, तो ये बेसिकली एक टाइम बाउंड कमीशन था, 3 साल के लिए। 2 अक्टूबर 2005 को काम स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 2008 को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च तक, 2009 तक। ठीक है। तो ये डिटेल से इनको प्लीज याद रखना। देन और मेंबर्स कौन थे? ये सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट थे अपने अपने फील्ड में। नंदन नीलेकनी जी आई थिंक इन्फोसिस से रिलेट करते हैं। बाकी सभी, कोई आईसीएमआर से था, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो सभी बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, बहुत ही ज़्यादा अपने अपने फील्ड में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे। ठीक है। डॉक्टर अशोक गांगुली जी, डॉक्टर पी बलराम जी, डॉक्टर जयती घोष, डॉक्टर नंदन नीलेकनी, डॉक्टर दीपक नायर, डॉक्टर सुजाता रामदोराई, डॉक्टर अमिताभ माथुर। तो ये कमीशन के डिफरेंट मेंबर्स थे। ठीक है। चेयरमैन कौन थे? मिस्टर सैम पिट्रोदा जी। चलो, तो सैम बेसिकली क्या है ना, जो डॉक्टर सैम पिट्रोदा है, वो टेलीकॉम फील्ड में है। ठीक है। और टेलीकॉम कह सकते हो आप, वो इन्वेंटर है, एंटरप्रेन्योर है, डेवलपमेंट थिंकर है, पॉलिसी मेकर है। 50 साल का एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, देश विदेश में बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये फाउंडर और पहले चेयरमैन भी थे इंडिया टेलीकॉम कमीशन के, जो कि 86 के बाद आया था। ठीक है। और इनके पास
20 PhD डिग्री है, मतलब जो उपाधि मिलती हैं, है ना, और 100 के करीब पेटेंट्स हैं। तो एक पेटेंट होना भी बहुत बड़ी बात है। इनके पास 100 के करीब, ठीक है, क्लोज टू 100 पेटेंट्स हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, राइट। बाकी आप इनकी वेबसाइट है www.sampitroda.com, उस पर जाके इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कमीशन ने ना 5 एरिया स्पेसिफाई किए कि इनमें इनमें काम करना है। तो पहला था कि एनहेंसिंग टू एक्सेस नॉलेज। तो एक एरिया ये है कि एक्सेस मिले, कैसे नॉलेज को एक्वायर किया जाए। दूसरा है कि री इन्विगोरेटिंग इंस्टीट्यूशंस वे नॉलेज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पार्टेंट, कि नॉलेज क्रिएट अच्छे से हो, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आए। देन है क्रिएटिंग ए वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट फॉर क्रिएशन नॉलेज, नॉलेज को क्रिएट कैसे करें। देन है प्रोमोटिंग एप्लीकेशन, किस तरह से क्रिएट हो गई तो उसको अप्लाई कैसे करें। देन है ई सर्विसेज, ठीक है, यूजिंग नॉलेज एप्लीकेशन इन एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज या ई सर्विसेज आप कह सकते हो। तो ये 5 फोकस एरिया है: एक्सेस, कॉन्सेप्ट, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विस। इनको प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे, क्योंकि एक्सेस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं क्या क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट चीज़ें कही हैं, क्रिएशन में डिफरेंट चीज़ें कही हैं, एप्लीकेशन में डिफरेंट चीज़ें कही हैं, और सर्विसेज में भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो ये था एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन, देन डिलीवरीज ऑफ सर्विसेज। ये नेशनल कमीशन में इसी तरह से ये दे रखा है। तो अब ये रिपोर्ट कैसे आई, देखो, इन्होंने 3 साल के लिए 27 सब्जेक्ट्स पे प्राइम मिनिस्टर को लेटर्स भेजे, ठीक है, और उस लेटर्स में 300 से ज्यादा रिकमेंडेशंस थी, जिनको लेटर की फॉर्म में 3 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जी को 27 सब्जेक्ट्स पे भेजा गया, ठीक है। और फाइनली 2009 में इन सभी रिकमेंडेशंस को एक साथ पब्लिश कर दिया। सिंपल। तो यही है। चलो, तो ये 4 रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट टू द नेशन 2006, 2007, 2008, 2009 वाली फाइनल थी, मतलब कंपाइल करके उसको पब्लिश कर दिया था। आप रेफरेंस देख लेते हैं कि एनकेसी बेसिकली चाहती क्या थी ओवरऑल, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो ये चाहते थे कि एक्सीलेंस लाया जाए एजुकेशनल सिस्टम में, 21st सेंचुरी है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को और ज़्यादा बाहर लाया जाए। इसमें ये भी कहा है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको आगे कैसे लाया जाए, उनकी स्किल्स कैसे एनहेंस की जाए। देन उन्होंने कहा कि नॉलेज को क्रिएट करना, स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज में, या इस फील्ड में नॉलेज को और ज़्यादा क्रिएट करना, उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी ध्यान रखा जाए, और उससे कैसे इनोवेशन हो, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, तो इसके बारे में अलग से बता रखा है इन्होंने, ठीक है। देन इन्होंने कहा कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, उसमें कैसे नॉलेज को अप्लाई किया जाए, है ना। जैसे कि आप देखते हो अभी हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स, वो क्या है, नॉलेज को अप्लाई करना ही तो होगा कि हाइड्रोपोनिक क्या है, मतलब पानी में ही कैसे पौधे उगाए जाएं, एरोपोनिक क्या है कि केवल हवा में कैसे पौधे उगाए जाएं, है ना। तो वो क्या है, नॉलेज की एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन क्यों हो रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, देन एक मिनट, देन इन्होंने कहा कि प्रोमोट द यूज ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है कि जो भी क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, उनको और ज़्यादा कैसे यूज किया जाए, जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज उनको एफिशिएंट बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना। सपोज करो ट्रांसपेरेंट कैसे, आपने कोई एप्लीकेशन फिल करी गवर्नमेंट की साइट पे, आपको पता रहता है एप्लीकेशन नंबर के थ्रू कहाँ पे आपका डाटा है, मतलब आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है ना, कौन से प्रोसेस में है, या क्या दिक्कत आ गई है, क्यों काम नहीं हो पा रहा। तो ये पूरी चीज आती है सर्विसेज में, ठीक है, और इसको कैसे और ज्यादा एनहेंस किया जाए, राइट। तो ये सब चीजें थी रिकमेंडेशंस, एक्सेस में ये सब कुछ कहा है इन्होंने, और इन्हीं को हम अच्छे से
पढ़ने वाले हैं। राइट टू एजुकेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लाइब्रेरीज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, पोर्टल्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट में स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, more talented students in math and science, professional education, more qualities, PhD, open and distance education के बारे में, then creation में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लीगल फ्रेमवर्क कैसा हो, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशंस खुलें, इनोवेशन कैसे लाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ाई जाए। एप्लीकेशंस में है कि ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर, एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज में है ई गवर्नेंस। ठीक है, आप देखोगे कि जो बहुत सारी चीजें भी अप्लाई हो रही है ना कहीं इसी से प्रेरित है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप आजकल अपने प्रेजेंट टाइम में देखते हो, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी डिजिटलाइजेशन है, वो बहुत कुछ इस पॉलिसी से या इस कमीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। एक्सेस में सबसे पहले बात आती है राइट टू एजुकेशन की। तो इन्होंने क्या कहा कि नेशनल लेवल पे शिक्षा को लेके एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया जा सके। तो फंडामेंटल राइट, शिक्षा को एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, इसके बाद देन फाइनेंशियल कमिटमेंट की और ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जाए ताकि स्कूल्स को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए। ठीक है, इन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए जिससे हम काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें एक टाइम बाउंड मैनर में, और टाइम बाउंड मैनर के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, देन शेड्यूल ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? एक मानक, कि एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एक नॉर्म के अकॉर्डिंग देश में सभी स्कूल्स हों, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा हो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट का रेशो एक मानक के अकॉर्डिंग हो, टीचिंग मेथड्स एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी एक स्टैंडर्ड या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। समझ रहे हो आप? सपोज करो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, तो वो हर एक जगह ऐसा फॉलो हो, ये सुनिश्चित करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। वो लॉ पास करते हैं, है ना, पॉलिसीज बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरे देश में काम होता है, ऊपर से लेके नीचे लेवल तक। राइट, देन इन्होंने कहा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ टीचर्स, की वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन टीचर्स हों, जस्टिसिएबिलिटी, मतलब अगर किसी को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है शिक्षा का तो उसके लिए कानून हो। देन रिट्रेसल मैकेनिज्म, कि अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उनकी बातें भी सुनी जाए। ओके, देन यूनिवर्सल स्कूल। यूनिवर्सल स्कूल का मतलब है कि सभी को शिक्षा प्रोवाइड की जाए। सभी को शिक्षा कैसे मिलेगी? जब हर एक जगह स्कूल्स होंगे, है ना। सिंपल सी बात है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे होगा? जब हर एक लोकेलिटीज में, हर एक जोग्राफिकल एरियाज में स्कूल्स अवेलेबल होंगे, तभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो पाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वरना। चलो देन, लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि नॉलेज को एक्वायर करना या एक्सेस करने में ना लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए ये एम्फेसिस देते हैं या खास तौर पे ध्यान देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में नॉलेज ही नॉलेज है, ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए ना हमें, या हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। हमें एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, उसको कंप्रहेंड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ताकि हम नॉलेज को अच्छे से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इंग्लिश को क्लास फर्स्ट से ही अप्लाई किया जाए विद फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब जो बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज है उसको भी पढ़ाया जाए, लेकिन क्लास फर्स्ट से इंग्लिश को भी पढ़ाया जाए। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है यहाँ पे हम ग्रामर एंड रूल्स की बात करें, लेकिन उनको धीरे धीरे इंग्लिश के बारे में समझाना, पढ़ाना, उनको सिखाना ज़्यादा जरूरी है। गेटिंग अ पॉइंट, मतलब इंट्रोड्यूस कर दो और धीरे धीरे उनको रियल लाइफ से चीजें समझाने लगो। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ग्रामर एंड रूल्स की अभी इतनी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग से ही। ओके, तो उस टाइम क्या था, 12 स्टेट्स में ये ऑलरेडी चल रहा था, और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए कहा कि इंग्लिश को क्लास फर्स्ट से ही अप्लाई किया जाए। ठीक है,
चलो, देन इन्होंने कहा कि लैंग्वेज को केवल थोपना नहीं है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब है कि अलग से ना पढ़ाना, जो भी करिकुलम चल रहा है ना उसी में धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज को इंटीग्रेट करना है और इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टीचर्स को ट्रेन अच्छे से करना होगा, पेडागोजिकल साउंड इंग्लिश बुक्स बनानी होंगी क्लास 2 12th, जिससे हम दूसरी लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। जैसे कि बीएड और एमएड में होता है ना, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या है कि जब हम एज ए करिकुलम डिजाइनर दूसरी लैंग्वेज बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उसको कैसे हम पूरे करिकुलम में इंक्लूड कर दें, उसको इंटीग्रेट कर दें कि बच्चे स्कूल में घूमते हुए, बात करते हुए, या अगर वो इनडायरेक्टली भी कहीं ध्यान दे रहे हैं तब भी वो सीखें। ठीक है, तो ये है एक स्मूथ इंटीग्रेशन। देन उन्होंने कहा कि बाइलिंगुअल टीवी एंड रेडियो शो भी चलाए जाए, है ना। तो ये सब कहा है लैंग्वेज के बारे में। देन ट्रांसलेशन के बारे में क्या कहते हैं कि देखो, भारत क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, और सभी की लैंग्वेज अलग अलग है। तो इन्होंने कहा सभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोज मुझे हिंदी पढ़नी आती है, हिंदी में नॉलेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं उसको पढ़ के अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकता हूँ। तो इसीलिए इस कमीशन ने कहा कि ट्रांसलेशन को एज ए इंडस्ट्री डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसके लिए और क्या कहा इन्होंने कि इंफॉर्मेशन का एक स्टोर हाउस बनाना ज़रूरी है, प्रिंटेड एज वेल एज वर्चुअल पब्लिकेशंस को ट्रांसलेटेड वर्जन्स में पब्लिश करना ज़रूरी है। इन्होंने कहा क्रिएट और मेंटेन करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के जो भी टूल्स हैं ना उनको और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करें, मेंटेन करें, ताकि ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में और ज़्यादा अच्छे से हो सके, और ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन को और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। ठीक है, देन ट्रांसलेटर्स को मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, देन जो पेडागोजिक मटेरियल है क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक या हायर एजुकेशन में भी, तो उसके लिए पेडागोजिक मटेरियल है ना उसको भी ट्रांसलेट किया जाए, राइट, ताकि टीचर्स और अच्छे से सीख सकें कि हमें कैसे सिखाना है दूसरे को। देन इन्होंने कहा कि नेशनल पोर्टल्स हों या नेशनल वेबसाइट हो जहाँ पे हम अपने कंटेंट को जिस लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम ट्रांसलेट कर सकें, है ना। जैसे कि गूगल में है, आप अगर आप वेबसाइट बनाई हो कभी आपने, तो गूगल का एक टूल है, वो अपने आप उस पूरी वेबसाइट को किसी भी लैंग्वेज में जो जो उसमें लैंग्वेज अवेलेबल है उसको ट्रांसलेट कर देता है ना। या गूगल ट्रांसलेशन जिस भी लैंग्वेज में चाहो आप वो उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो इनका भी कहना था यही था कि एक नेशनल पोर्टल बनाया जाए जिसमें जिसको जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए वो कर सकते हैं। ओके, देन उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रांसलेशन को और ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके लिए हम बुक लॉन्च कर सकते हैं, प्राइजेस रख सकते हैं और इसको ओवरऑल एनहेंस कर सकते हैं ट्रांसलेशन को। चलो, देन लाइब्रेरीज के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इन्होंने इसके लिए कहा कि नेशनल कमीशंस बनाना लाइब्रेरी पे कि कितनी नेशनल लाइब्रेरीज हैं उसका सेंसस करना, सेंसस होता है मतलब रिकॉर्ड रखना। देन इन्होंने कहा कि LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस है उनमें रिफॉर्म्स लाना, सुधार करना, ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करना, रिसर्च फैसिलिटीज को और ज़्यादा एनहेंस करना, जो भी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से डिजाइन करना। देन मैन पावर की कितनी ज़रूरत है लाइब्रेरीज में उसको भी देखना, कि अगर मैन पावर की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है लाइब्रेरीज में, तो उनको और ज़्यादा रखा जाए। देन नेशनल लाइब्रेरी फंड बनाना, है ना, क्योंकि फंड होगा तभी तो और आगे काम होगा। देन जो भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उसको मॉडर्नाइज करना, उसको डिजिटाइज करना।
देन उन्होंने कहा कम्युनिटी का रोल और डोनेशन भी जरूरी है ना। हमारे एंड पे ना यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल मतलब कम्युनिटी का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। तो कम्युनिटी जैसे सपोज करो आपके एरिया में या हमारे एरिया में कोई स्कूल है, और अगर हम देख रहे हैं स्कूल में कोई दिक्कत है, तो एज ए कम्युनिटी मेंबर एज ए सोसाइटी हमें उस स्कूल के लिए डोनेट करके उस स्कूल को अच्छा करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो ऐसे ही इन्होंने लाइब्रेरी के लिए कहा। ठीक है, लाइब्रेरी में आईसीटी फैसिलिटीज होना, इंटरनेट कनेक्शन होना, कंप्यूटर लैब होना, ये सब चीज़ें। देन इन्होंने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनहेंस करना नेशनल लाइब्रेरीज में या जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड लाइब्रेरीज हैं, ताकि नॉलेज को डिसेमिनेट और अच्छे से किया जा सके। देन इन्होंने कहा नेशनल नॉलेज नेटवर्क हो। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट है ना, नॉलेज इंस्टीट्यूट मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है ऑफकोर्स वो नॉलेज ही डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। सपोज करो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, और यूनिवर्सिटीज हैं, तो सभी आपस में एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कनेक्ट हो। क्यों कनेक्ट हो? मतलब एक अंदर ही एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो जिससे नॉलेज की शेयरिंग आसानी से हो सके। इंडिजीनियस सिस्टम बनाया जाए जिससे सभी कुछ कनेक्ट हो और वो आपस में नॉलेज या रिसोर्स या कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो जिससे कि रिसोर्स एंड कोलैबोरेटिव वर्क करने में हमें आसानी हो। सिंपल, इसका वर्ड से बिल्कुल मत डरना क्या है, राइट। चलो देन ये क्या कहते हैं कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क, तो इन्होंने कहा कि गीगाबाइट नेटवर्क बनाना ताकि हम सभी यूनिवर्सिटीज को, लेबोरेटरीज को, लाइब्रेरी को, हॉस्पिटल्स को, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को आपस में कनेक्ट कर सके पूरी कंट्री में, है ना। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। कमीशन ये बहुत अच्छी थी नो डाउट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई हैं इसके बाद। देन उन्होंने कहा कोस्ट के बारे में कितना पैसा लगेगा। इन्होंने कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ना उसको और ज़्यादा अगर हम काम करेंगे तो 20 से 40 लाख पर इंस्टीट्यूट लगेगा एनुअली। इन्होंने कहा कि 1000 इंस्टीट्यूट के लिए 200 से 400 करोड़ लगेंगे पहले फेज में। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा, राइट। चलो देन हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में, तो ये हेल्थ केयर से ही रिलेट करता है, किस तरह से हम आईटी को हेल्थ केयर में लाएं। तो इन्होंने कहा कि हेल्थ इंफॉर्मेशन, इंडियन हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डेवलप करना। इसका मतलब क्या है कि सभी हेल्थ यूनिवर्सिटीज, सभी इंस्टीट्यूट आपस में कनेक्ट हों, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जो कि धीरे धीरे अभी अप्लाई हो रहा है। इन्होंने कहा कि एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाए फॉर क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, है ना, ये अलग से ही ब्रांच है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आनी थी इसके लिए इन्होंने कहा कि एक मानक सेट किए जाएं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। इन्होंने कहा एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो जिसको कोई भी एक्सेस कर सके जब जरूरी हो, मतलब हेल्थ केयर एंड से, ऐसा नहीं कोई भी एक्सेस कर सके। कोई भी एक्सेस कर सकेगा तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी, राइट। अगर हेल्थ केयर मतलब इंडिविजुअल को ज़रूरत है तो वो पेशेंट्स की हिस्ट्री, सपोज मैं रोहतक से कहीं और एडमिट हुआ, मेरे नाम के अकॉर्डिंग, मेरी एक पर्टिकुलर आईडी के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर वहाँ चेक करना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं ताकि इलाज करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो है। देन उन्होंने कहा कि पॉलिसीज बनाना ताकि आईटी को हेल्थ केयर में और ज़्यादा अच्छे से यूज किया जा सके। देन उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसीज भी बनाना ताकि हेल्थ डाटा को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि हेल्थ डाटा अगर अच्छे से अवेलेबल नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी कई बार सोचती ना कि इसका हेल्थ डाटा मिल जाए, अगर पुराना रिकॉर्ड हो तो हम देख लें इसको कोई बीमारी है या नहीं है, तो उससे मतलब फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती हैं। क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं, जॉब प्रोवाइडर होगा, उन्हें पता होगा कि इसे ये दिक्कत है तो वो भी जॉब्स नहीं देंगे। गेटिंग पॉइंट। तो इसलिए हेल्थ डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइवेसी होनी चाहिए।
देन इन्होंने कहा कि मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स मेडिकल एंड पैरामेडिकल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता हो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं पेशेंट्स का, या कैसे इसको बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको करिकुलम में ऐड करने की बात कही गई थी। देन इन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, राइट। चलो देन पोर्टल्स की बात आती है। तो इसमें इन्होंने कहा कि वेब पोर्टल्स बनाए जाएं ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लोगों का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा एनहेंस हो। तो सबसे पहले बात कही गई कि बेसिक नीड के लिए पोर्टल बनाए जाने चाहिए, जैसे कि वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एम्प्लॉयमेंट, जो आजकल अभी अवेलेबल भी हैं, है ना। सबकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, आप जहाँ भी चाहो आप लॉग इन करके कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। देन मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप बाय कंसोर्टियम। तो इन्होंने कहा कि मेन ध्यान तो गवर्नमेंट रखेगी, लेकिन स्टेक होल्डर्स भी ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक ग्रुप्स, एनजीओ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट, वो भी इन पोर्टल्स को मैनेज करेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम प्रोसीजर्स बनाएंगे कि किस तरह से पोर्टल्स को इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का डाटा एक्सेस करवाया जाए, फंडिंग और ज़्यादा अच्छे से हो तभी तो पोर्टल्स बनेंगे। इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड एक्सेस हो, क्योंकि पोर्टल तो बना लेगा, मतलब बना लेगी गवर्नमेंट, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, है ना, लोगों तक, तभी पोर्टल्स को अच्छे से यूज किया जाएगा, है ना। क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो पोर्टल्स कैसे यूज होंगे। देन इन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन भी होना चाहिए डिफरेंट लैंग्वेज में, क्योंकि साउथ की अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ की अलग, ईस्ट की अलग, वेस्ट की अलग। तो जो डिपार्टमेंट, जो वेबसाइट्स होंगी, जो पोर्टल्स होंगे, वो डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में हम उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट करके। चलो देन आते हैं अब, एक मिनट, इसका कर्सर गुम हो जाता है। देन कॉन्सेप्ट पे, है ना, पहले एक्सेस हुआ, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि स्कूल एजुकेशन, तो इसमें बात करते हैं कि इसको एक्सपेंड करना, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक्सेस और अच्छे से मिल सके। तो इसके लिए भी क्या है, राइट टू एजुकेशन, है ना, होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल ऑटोनॉमी हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कोई एक यूनिट ना संभालती हो, बल्कि दो चार यूनिट संभालती हूँ, कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये देख ले, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये नोडल एजेंसी देख ले, यहाँ पे कोई दिक्कत है ये नोडल एजेंसी देख ले। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप मेन यूनिट में जा सकते हो। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी एक इंसान का पावर नहीं है, वो अलग अलग एरिया में बट गई है। ठीक है। देन उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन फंडिंग, कि जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम फंड्स दे सकें। देन फंक्शनल लिटरेसी। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या है कि लोगों में ऐसा, मतलब इतना तो उसमें उनमें लिटरेसी हो, मतलब काम चलाओ लिटरेसी कह सकते हैं, कि जिससे वो नॉर्मल काम आसानी से कर सकें। नॉर्मल काम क्या है कि वो जो भी गवर्नमेंट के जरिए जो भी स्कीम्स आती हैं उनको पता हो कहाँ पे क्या चल रहा है, वो पढ़ लिख सकें जितनी उनको ज़रूरत है। ठीक है, ये है फंक्शनल लिटरेसी। देन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी लर्निंग और अच्छे से होगी। प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए और अच्छे मैकेनिज्म बनाए जाए और अच्छे स्टैंडर्ड्स हों। देन स्कूल एजुकेशन का प्रॉपर डाटा हो, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पास हुए, कितने नहीं हुए, कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सब कुछ अवेलेबल हो। देन मॉनिटरिंग क्वालिटी को और ज़्यादा एनहेंस करना, ये भी ज़रूरी है।
देखो इस पीपीटी में नीचे भी लिखा हुआ है, तो इसको फुल स्क्रीन पे अगर करके देखोगे ना, तो आई थिंक नीचे वाले ये वर्ड्स डिलीट हो सकते हैं, तो इसको यूट्यूब में फुल स्क्रीन करके मत देखना, इतना ही करके देखना। ठीक है, समझ रहे हो आप? इतने पे ही करके देखना इसको। चलो, स्कूल एजुकेशन में और क्या है, रिफॉर्म्स लाए जाएं, है ना। स्कूल इंस्पेक्शन जैसे हो रहे हैं, टीचर्स अच्छे हों, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, करिकुलम में एग्जामिनेशन में टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स लाए जाएं, उनमें और ज़्यादा सुधार हो। आईसीटी को और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग और अच्छे से हो, उसकी पेडागोजी में चेंजेस आए, इंटीग्रेशन अच्छे से हो, है ना। रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। देन जो भी एजुकेशनली डिप्राइव्ड कैटेगरीज हैं या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उनके उनको शिक्षा का एक्सेस जरूर मिले, ठीक है, इसका भी ध्यान रखा जाए। देन उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स एंड इंसेंटिव्स हों, जो लेबर चिल्ड्रन है, जो मतलब काम करते हैं, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स हो और इंसेंटिव हो, क्योंकि वो अपना काम तभी छोड़ेंगे जब उनको शिक्षा में लगेगा कि ये भी फायदेमंद है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उनके लिए इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किल टर्म है, आपने बी एड एम एड में पढ़ा ही है, तो इजी टर्म्स है, आपसे रिलेटेड ही है। देन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वीईटी, तो इसमें ये क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री से, एकेडमिक से, सिविल सोसाइटी ग्रुप से, एनजीओ से, सभी से राय ली जाए, सजेशंस लिया जाए, ताकि हम वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने खुद भी फील किया है कि बच्चा अगर एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है और उसे कोई स्किल्स आती है जिसमें वो पैसे कमा सकता है, या अगर वो एकेडमिक में अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि वो कोई स्किल सीखे, तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत अच्छा है। समझ रहे हो आप, कि वो 10वीं करके, 10th करके, +2 करके, 12वीं करके वो कोई काम कर सके। और काम ऐसा नहीं है कोई छोटा बड़ा होता है, आप अपने काम को कितना ही एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि वोकेशनल एजुकेशन को एनहेंस करना चाहिए। तो एनकेसी ने भी यही कहा कि इसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री में रख दें पूरी तरह, जो कि आप कहलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन उन्होंने कहा कि और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाए जाए मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ। एनईपी 2020 में इसको और ज़्यादा एनहेंस करने की बात कही गई है। करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन को धीरे धीरे इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, राइट। जैसे मैंने ना महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन के लिए काम किया था, जिसमें हमने वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड लेसन प्लान्स बनाए थे। तो वो बहुत अच्छी, तो नई बुक्स आएंगी ना, उसमें वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाएगी नॉर्मल करिकुलम के साथ। ठीक है। देन रिसोर्स एलोकेशन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए और ज़्यादा हो। कैपेसिटी एनहेंसमेंट, मतलब जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और अच्छे से हो। जो इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं और इनफॉर्मल सेक्टर हैं, उनकी ट्रेनिंग और अच्छे से की जाए। जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है ना, जैसे आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, उनको और ज़्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा किया जाए। रेगुलेटरी बॉडीज एंड जो एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क हैं, जो मतलब उनको रैंकिंग देती है या मान्यता देती है, रिकग्निशन देती है, जो वो एजेंसी है वो और ज़्यादा अच्छी हो। किसी को भी ऐसे ही आप सर्टिफिकेट ना दे दो कि आप वोकेशनल स्किल सिखा सकते हो। आपने देखा हो कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा सिखाते नहीं है ना, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो सर्टिफिकेशन है, जो एक्रेडिटेशन है, उसको थोड़ा रॉबस्ट बनाया जाए। ठीक है। सर्टिफिकेशन में वही बात कही थी कि सर्टिफिकेट उसी को प्रोवाइड हो जो अच्छा काम करवा रहा है, और जो काम कर रहे हैं, जो स्किल सीख रहे हैं, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड हो कि हमने ये स्किल सीखी है, हमें ये काम आता है। ओके। चलो, देन हायर एजुकेशन में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 7% ही एनरोलमेंट रेट है, और इसको हमें बढ़ाना चाहिए। इसमें एक्सपेंशन लानी चाहिए, हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस लाना चाहिए,
इंक्लूजन लाना चाहिए। सभी टर्म्स बहुत सिंपल है। एक्सपेंड मतलब हायर एजुकेशन को एक्सपेंड करना, एक्सीलेंस का मतलब है क्वालिटी को एनहेंस करना, इंक्लूजन का मतलब है सभी को पढ़ाना, है ना, इंक्लूड करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज और बनाई जानी चाहिए, हायर एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसमें क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट फंडिंग है उसको और अच्छे से एनहेंस किया जाए। और देन इन्होंने कहा कि 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रिफॉर्म्स या सुधार लाए जाए, राइट। देन जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं उनके करिकुलम को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है। देन क्वालिटी कैसे लाई जाए, क्वालिटी टीचर्स के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, अच्छी लैब्स के जरिए, अच्छी लाइब्रेरीज के जरिए, है ना। तो इसी तरह से क्वालिटी एनहेंस की जा सकती है। देन और क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन में डिजर्विंग स्टूडेंट को एक्सेस मिले, है ना। देन इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही, लीगल एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए, और जो डिफरेंट प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, जैसे कि टीचर्स एजुकेशन, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कही, उसके लिए भी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी। चलो, देन मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ एंड साइंस। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि कि अगर आपको और ज़्यादा अच्छा बनना है, आपको अच्छा दिखना है, मतलब मैं डेवलपमेंट की टर्म में इसको कह रहा हूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने कहा कि कई बार जब टैलेंट होता है तो वो कहीं दूर के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉरेन चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, तो जो भी हमारी फंडिंग है, जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बाहर चला जाता है। तो उसको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। मतलब उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी कंट्री में ही, और उस उन टैलेंट को रिटेन करना पड़ेगा। रिटेन कैसे करेंगे, उनको अच्छे से इंसेंटिव देके, अच्छी फेलोशिप देके, अच्छी सैलरी देके। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इसके एक्सपेंशन में, क्वालिटी में और रिसोर्सेस में एनहेंसमेंट हो, टीचिंग को सुधारा जाए, ताकि जो भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, मतलब उनके लिए जो भी सैलरी है उसको एनहेंस की जाए, ताकि हमारे टीचर्स भी यहीं पर रहें। देन उन्होंने कहा टीचर ट्रेनिंग सभी लेवल्स पे और ज़्यादा अच्छी की जाए, करियर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट कोर्सेज लाए जाएं, है ना, मास्टर्स के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। साइंस करिकुलम में इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग ज़्यादा हो, तो इसके लिए इसमें भी सुधार लाए जाएं, साइंस एंड मैथमेटिक्स की टीचिंग में या करिकुलम में। देन इन्होंने क्या कहा कि जो भी साइंस के एजुकेशनल मटेरियल हैं, पेडागोजीज हैं, टॉय हैं, लैब्स हैं, तो उनको और ज़्यादा एनहेंस किया जाए। इसमें जो बेसिक साइंस है, इसमें और ज़्यादा करियर्स को प्रमोट किया जाए। जैसे साइंस लेने के बाद ये होता है कि इंजीनियरिंग करें या क्या कहते हैं, डॉक्टर बने, है ना। तो इन्होंने कहा कि और ज़्यादा और भी करियर है, तो बच्चों को वो भी बताया जाए। देन इन्होंने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम हो स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, अगर किसी को कोई भी दुविधा है तो वो सॉर्ट आउट कर सके। इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि अगर आप कोई एक एजुकेशन ले रहे हो, तो आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो आप उस इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग कर सको, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्री एंड एजुकेशन ना बहुत साथ में चलने चाहिए। लेकिन करिकुलम क्या होता है ना, करिकुलम हम पुराना पढ़ते हैं, इंडस्ट्री चली जाती है 10-15 साल आगे, टेक्नोलॉजी के टर्म में जो हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्री के काम का नहीं है ना। इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ कोई साथ में स्किल सीखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हीं चीज़ों पे बात हुई थी। चलो, देन उन्होंने कहा कि क्वालिटी पीएचडी, जो रिसर्च वर्क है ना, उसको और ज़्यादा एनहेंस किया जाए, ठीक है, आर एंड डी को।
तो इन्होंने कहा कि एक नेशनल पब्लिसिटी कैंपेन चला जाए ताकि हम जो भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छा है उसको हम एकेडमिक रिसर्च की ओर और ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। एकेडमिक रिफॉर्म्स लाए जाएं यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अच्छा किया जाए यूनिवर्सिटीज़ में। इन्होंने कहा कि जो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं सभी डिसिप्लिन्स में उनको और ज़्यादा अच्छा किया जाए। जितने ज़्यादा अच्छे टीचर्स होंगे वो उतना ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, नई नई इन्वेंशन होगी, इनोवेशंस होंगी और सोसाइटी की हेल्प होगी, देश की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, लेकिन रिसर्च कैसे होगी? रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। सोशोलॉजी मतलब सोशल साइंस में या जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वहाँ पे तो चलो फंडिंग ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, मतलब नॉर्मल फंडिंग चल जाएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटेशन वर्क है ना उसमें फंडिंग बहुत चाहिए। साइंस में बायोलॉजी मतलब अगर बायोलॉजिकल फील्ड की बात करें या फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो उसमें फंडिंग बहुत लगती है, बहुत पैसा लगता है। इंस्ट्रूमेंट आते हैं, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको बाय करना रहता है, तो फंडिंग होनी चाहिए। तो उसको एनहेंस करने की बात कही। इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरेक्शन ये बहुत ज़रूरी है, इसको एनहेंस करने की बात कही कि एकेडमिक ने अगर कुछ इन्वेंट किया है तो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री को सिखाना चाहती है, वो यहाँ से स्टूडेंट्स ले जाना चाहती है तो उस पर भी काम किया जाए। और एक ग्लोबल आउटरीच हो, जैसे MOU साइन होते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटी से जो रिसर्चर होते हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज फॉरेन में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं, तो आपस में नॉलेज शेयरिंग होती है, कोऑपरेशन एनहेंस होता है। ठीक है, चलो देन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो, इंक्लूजन आए, एक्सीलेंस आए। मतलब ये चीज़ें तो हर एक में मिलेंगी आपको, एक्सीलेंस, एक्सपेंशन, इंक्लूजन। ठीक है, तो ODE का मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसके लिए नेशनल ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एजुकेशन हो सके। इन्होंने कहा कि वेब बेस्ड कॉमन ओपन रिसोर्स बनाए जाएं जिसको सभी यूज कर सकें, सभी पढ़ सकें। देन कोर्स क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट बैंक बनाने की बात तभी हो चुकी थी NKC में ही, जो कि अब लागू हो गई है UGC के जरिए। आई थिंक हायर एजुकेशन में तो अब क्रेडिट बैंक आई थिंक कुछ ही महीने से ये स्टार्ट हो गया शायद। देन इन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, जो भी ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट है ना, अगर हम उनका एजुकेशन लेवल चेक करना चाहते हैं तो हम उनको एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनके एग्जाम्स लेने हो तो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, ये अवेलेबल नहीं है अभी। देन रिसर्च फाउंडेशंस हों जो कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, कैसे उनका रिटेंशन बढ़ाया जाए, तो उस पर काम कर सकें। क्योंकि डिस्टेंस में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट ना डाउन ग्रेड ही होता है। देन इन्होंने कहा कि जो एजुकेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छे से हो। इन्होंने कहा कि जो स्पेशल नीड्स लर्नर विद स्पेशल नीड है उनके एक्सेस पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए। जिनके लिए डेली चल के इंस्टीट्यूट तक जाना दिक्कत भरा है तो उनके लिए हम और अच्छे से ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को अप्लाई कर सकें। जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के रिसोर्स हैं जिनसे पढ़ा जाता है, रिसोर्स का मतलब वही है, तो उस पर रेगुलेशन हो। रेगुलेशन का मतलब एक स्टैंडर्ड हो, एक नॉर्म हो कि आपके कंटेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्स डेवलप किए जाए। देन उन्होंने कहा एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में कोई क्वालिटी कंटेंट हो। ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस का मतलब है कोई भी कैसे भी यूज कर सके विद प्रॉपर कॉपीराइट्स, है ना। फ्री का ओपन रिसोर्स एक्सेस का मतलब ये है कि आप उसको यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि नेशनल वाइड डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नेशन वाइड मतलब पूरे देश में एक सिस्टम हो जिसके जरिए हम एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छे से एक्सेस या दूसरों को डिसेमिनेट कर सके इंफॉर्मेशन को। ठीक है,
देन एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे इंस्टीट्यूशनल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट, मतलब टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि इंस्टीट्यूशनल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। बात आती है नॉलेज क्रिएशन की, ठीक है। इसमें ये बात करते हैं नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, जिसको इन्होंने नाम दिया NSSSF, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या बताए। इन्होंने बताया कि ये पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे, देश में ये सुनिश्चित करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सभी चीज़ों को लेके। जैसे कि आजकल होता है ना कि हम कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, हम उसके पीछे जाते ही नहीं है कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है, किसने वो इन्फॉर्मेशन दी है, या जिस इंडिविजुअल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसने दी है या नहीं है। हम कई बार उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करते ही नहीं है, है ना। तो एक साइंटिफिक टेम्पर या एक एटीट्यूड बनाना, नज़रिया बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए इन्होंने कहा कि 1250 करोड़ पर ईयर लगेंगे, है ना। क्योंकि कोई भी देखो फाउंडेशन बनती है उसमें पूरा डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियलिस्टिक रिसोर्स भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, काफ़ी खर्चे होते हैं, तो सभी कुछ लेके देन उन्होंने कहा कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज होंगी। तो इन्होंने कहा कि ये क्या करेगा, टू फाइंड प्रॉब्लम्स, जो भी साइंस में सोशल साइंस में प्रॉब्लम है उनको फाइंड आउट करना, उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करना, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना। ऐसा नहीं हो कि साइंस अलग काम करेगी, सोशल साइंस अलग काम करेगी। जो भी सपोज करो इन्वेंशन हो रहे हैं या जो भी थ्योरीज बन रही हैं, तो आपस में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ सोसाइटी का पार्ट है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सोसाइटी में यूज होना चाहिए, सोशल एफिशिएंसी एनहेंस होनी चाहिए, है ना। जैसे कि जॉन डी कहते हैं, अगर हम में सोशल एफिशिएंसी नहीं है, सोसाइटी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम सभी की एक्सपर्टीज ले सकें ताकि उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये हम पढ़ ही चुके हैं। जो भी अंडर प्रिविलेज पीपल हैं उनके लिए कैसे रिसर्च को एनहेंस किया जाए, कैसे उनकी लाइफ और अच्छी बनाई जाए, उसके बारे में। रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे लाई जाए, इंटरनल कोऑपरेशन और कैसे अच्छा किया जाए, ठीक है। एथिकल गाइडलाइंस हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन का, उसमें एथिकल गाइडलाइंस क्या होगी, मॉरलिटी क्या होगी, कैसे नैतिक तौर पे वो काम करेंगे, उनके मूल्यों पे, मतलब एक सभी डिपार्टमेंट के मूल्य होते हैं ना कि इन वैल्यूज पे हम काम करेंगे, तो वही चीज डेवलप करना। देन उन्होंने कहा कि टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट रिपोर्ट्स एंड दैट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट। ओके, सिंपल सी बात है, फाउंडेशन बनेगी, क्या काम हो रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, सभी कुछ प्रिपेयर करना, उसके लिए रिपोर्ट बनाना और उसको गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या आईपीआर के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आईपीआर इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना, इसको मॉडर्नाइज करना, पेटेंट ऑफिस बनाना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना, ठीक है। बहुत सिंपल सही है। तो इन्होंने कहा कि आईपी ऑफिसेस के लिए, आईपी ऑफिस बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि पेटेंट्स जो आते हैं ना, कि किसी ने कोई इन्वेंशन करी तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं आईपी ऑफिस में। तो इसी पूरे सिस्टम को ना इन्होंने कहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करना और इसको और ज़्यादा अच्छा डिजिटाइज करना या मॉडर्नाइज करना, ठीक है। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना आईपी ऑफिसेस के लिए, इंसेंटिव देना ताकि हम और ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को आईपी के लिए, आईपीआर के लिए अट्रैक्ट कर सकें। जैसा अगर इस फील्ड में नहीं है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है ना, अभी भी नहीं पता है। तो इसीलिए इंसेंटिव प्रोवाइड करना ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स या इस फील्ड में भी करियर लोगों को बता सकें कि इसमें भी करियर होता है। नए इंस्टीट्यूट बनाना आईपीआर के,
ठीक है। इन्होंने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए और आईपी में और ज़्यादा कॉपरेशन हो। ठीक है। मतलब जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ना, वो कई बार क्या करती हैं, वो इन्वेंट करती हैं लेकिन वो पेटेंट नहीं लेती हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी फिर कोई यूज कर लेता है। तो आईपी ऑफिसेस का ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको इसके फायदे बताना। ठीक है। तो ये चीज कही थी उसमें। देन लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि एक ऐसा लेजिस्लेशन हो ताकि यूनिवर्सिटीज को हम ग्रांट दे सकें, इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट दे सकें, और उनके पास ऑनरशिप हो, पेटेंट राइट हो, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हो। सपोज करो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है तो उसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन हो जिसमें इंस्टीट्यूट एंड इस यूनिवर्सिटीज की ऑनरशिप उन्हें ही दी जाए। ठीक है। जैसे कि जो रिसर्च लैब होती हैं कई बार उनमें इन्वेंशन होता है तो वो पेटेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास रहता है। ठीक है। और इससे क्या होगा, कमर्शलाइजेशन आसान हो जाएगा। वरना यही लड़ाई चलती रहती कि पेटेंट कौन लेगा, रिसर्चर लेंगे, इंस्टीट्यूट लेगा, गवर्नमेंट लेगी। तो उन सभी चीज़ों को आसान करने की बात कही गई थी। अब वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जो इन्वेंट करते हैं, पेटेंट मिलने में ऑफ कोर्स बहुत टाइम लग जाता है कई बार। चलो देन इनोवेशन की बात करते हैं। तो इनोवेशन कैसे आएगा, जब हम R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अच्छे से फंडिंग करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। और इनोवेशन जरूरी भी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इनोवेशन होगा कैसे, जब अच्छे से एजुकेशन या अच्छे से लर्निंग होगी। मेरा तो मानना है एजुकेशन में लर्निंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन लर्निंग उतनी नहीं होती है। गेटिंग पॉइंट, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। तो जितने अच्छे से एजुकेशन या लर्निंग होगी उतने अच्छे से इनोवेशन और ज़्यादा एनहेंस होगा। राइट। है ना। जितनी ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी होगी, हम अलग अलग मेथड से सोचेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तभी इनोवेशन होगी, आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेंशन होगी। और जब आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेंशन होती है उसी को इनोवेशन कहते हैं। देन इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाई जाए, तो इसके लिए एक पूरा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट बनाना है ना, जो कि बिजनेस को सपोर्ट करे। नए मैकेनिज्म्स बनाना इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि ओवरऑल प्रोसेस को, ओवरऑल एक कल्चर को अच्छे से डेवलप करे। इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा हो। सपोज किसी को बिजनेस स्टार्ट करना तो उसे पता है कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे लोन लेना है, तो उसके बारे में। अर्ली स्टेज फाइनेंस अवेलेबल हो, है ना। बिजनेस स्टार्ट करना तो पैसे तो चाहिए, तो उसके लिए इजी एक्सेस मिले, लोन मिले। सीड कैपिटल फंडिंग के लिए इंसेंटिव मिले। सीड कैपिटल मतलब जब कोई नया बिजनेस सेटअप किया जाता है ना। सीड का मतलब ही क्या है कि बीज बोना। तो जो पहला मतलब पहली फंडिंग है उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए। देन बिजनेस इंक्यूबेशन हो, जैसा कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को किसी यूनिवर्सिटी में जाके किसी पर्टिकुलर लैब या उनकी क्या कहते हैं, उनकी सर्विसेज यूज करनी है ना, सो वो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, एक मिनिमम अमाउंट दे सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन होना भी जरूरी है। ये कैसे होगा, मतलब जो भी मुनाफा होगा या जो भी फंडिंग होगी वो उसमें डिसाइड कर सकते हैं कितना किसको पैसा चाहिए, हाँ बेनिफिट चाहिए, है ना, जो भी मुनाफा है। देन उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, इस बारे में शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जो कि अभी भी लैकिंग है, क्योंकि सभी फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है ना। सपोज करो आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपके पर्टिकुलर कोर्स में भी इतने सारे करियर ऑप्शन है ना, आपको पता भी नहीं है। तो वो हमें पता नहीं रहेगा जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी शिक्षा के साथ साथ, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। वोकेशन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये तो धीरे धीरे ही एनहेंस होगा। देन
कल्चर को प्रमोट करना, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है ना। कोई बिजनेस करता है, हम उसकी टांग पहले खींचने लगते हैं। कोई अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, वी स्टिल पुलिंग देयर लेग्स। हम ये उसको सपोर्ट करने के बजाय, पता नहीं कैसा कल्चर है, वी डू नॉट सपोर्ट दैट मच, है ना। अगर कोई बात कर ही रहा है, जैसे MBA चाय वाला पे इतने जोक्स बनते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और जो मुनाफा बता रहा है, चलो नहीं भी हो रहा, बट ही इज यूजिंग स्ट्रेटेजी ना। और जो कमेंट कर रहे हैं उनसे तो अच्छा ही काम कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर कल्चर बनाना ना, एक जहाँ पे सपोर्ट हो, जहाँ पे कोऑपरेशन हो, जहाँ पे हम एक दूसरे की टांग ना खींचें, बल्कि एक दूसरे को मदद करें कि मतलब आप आगे जाओ। ठीक है। तो ये सब कहना था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। देन बात आती है एप्लीकेशन की, नॉलेज एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे बात आती है ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम की। ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम क्या है? जो हमारा आयुर्वेद है ना। तो उसके बारे में इन्होंने कहा, या जो भी ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक क्या कहते हैं हेल्थ को, स्वास्थ्य शिक्षा है ना, या जो भी ऑलरेडी जो हमारे देश में चली आ रही थी, उसको कैसे और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे आयुष जैसे डिपार्टमेंट को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट को एनहेंस किया जाए, CSIR के जरिए, ICMR के जरिए, DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर वो बातें कही गई हैं तो उसको हम आज के कंटेक्स्ट में उसको रिसर्च के जरिए प्रूव कर सकते हैं, है ना। और उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इस मेडिसिन से, इस प्लांट से, इस जड़ी बूटी से, हर्ब से ये फायदा होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना जरूरी है, और उसके लिए हम इन ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले सकते हैं। जैसा कि मिथ बस्टर होता है ना, ऐसा नहीं है सभी मिथ है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती है कि सच में ये काम करती है, तो उसको टेस्ट कर लो। राइट। तो वही सब इन्होंने कहा कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको हम रियल लाइफ में, आज के मॉडर्न युग में, उसको क्लिनिकल ट्रायल के जरिए रिसर्च करके हम प्रूव कर सकते हैं, और उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हम ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में क्या कहा? इसके बारे में इन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशन मेडिसिन एजुकेशन, जो भी हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मेडिसिन एजुकेशन, उसको एनहेंस किया जाए। ठीक है। उसमें रिसर्च को एनहेंस किया जाए। स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेकोपिया। फार्मेकोपिया क्या होता है? बेसिकली एक मेडिसिनल लिस्ट है, जिसमें ड्रग्स के बारे में होता है, उनका ड्रग, उनका यूज होता है। तो जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उनमें जो फार्मेकोपिया है, उसको एनहेंस किया जाए, उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। स्टैंडर्ड कैसे बनेंगे? जब हम उसमें रिसर्च करेंगे कि किस मेडिसिन से कौन सा इफेक्ट होता है, उसको कैसे लिया जाए एक प्रॉपर मैनर में। एक मिनट। देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। राइट, सिंपल सी बात जो मैंने बताया, क्लिनिकल ट्रायल जितने अच्छे ज़्यादा होंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट, कौन सी हर्ब्स या कौन सी मेडिसिन जो पुराने टाइम पे या ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम में है, वो किस तरह से काम करती है। तो हमारे पास डाटा होगा, है ना। तो उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा करेंगे, उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो नॉलेज है, उसको डिजिटाइज करना, सभी पढ़ सकें, है ना। सपोज करो मेडिकल स्टोर वाले ने आपको दवाई दे दी कोई, लेकिन आपने ले ली, और आपको पढ़ना है कि सच में ये मेडिसिन इस मर्ज के लिए है, इस प्रॉब्लम के लिए, तो आप उसको ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो। तो वही बात कही इन्होंने कि इसको डिजिटाइज करना, कि सभी पढ़ सकें। प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना IPR के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। देन कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी या प्लांट है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसको सभी यूज करने लगेंगे, है ना। तो कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी एनहेंस किया जाए। बाहर भी नॉलेज बताई जाए, अगर वहाँ से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको भी हम
एक्सेप्ट करें, उसको ट्रायल करें, यूज करें अपने सिस्टम में। देन हर्बल गार्डन्स बनाए जाएं नेशन वाइड, ताकि लोग वहां जा सकें, जान सकें कि कौन सा पौधा, कौन सी हर्ब, कौन सा प्लांट बेनिफिशियल है, किसका क्या पर्पस है। सिंपल। देन एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहते हैं ये? तो एग्रीकल्चर के बारे में ये कहते हैं कि 52 पॉपुलेशन हमारी, मतलब 52% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे है, लेकिन एग्रीकल्चर 18.5% ही नेशनल जीडीपी में सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इसको मॉडर्नाइज करें और एग्रीकल्चरल रिसर्च को और ज़्यादा स्टिमुलेट करें, इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च को और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करें, फ्लेक्सिबल करें। ठीक है, जो भी नेग्लेक्टेड एरिया है एग्रीकल्चर में उस पे और ज़्यादा ध्यान हो, जैसा कि टाइम के साथ ही सॉइल की जांच, है ना, एनवायरनमेंट की जांच, या पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा पौधा कौन सा है उसको उगाना। तो ये सभी रिसर्च का पार्ट है। जितना ज़्यादा हम हेल्प दूसरों से लेंगे, मतलब एक्सपर्ट से लेंगे, उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी। ठीक है, तो वही बात कही इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च को एनहेंस करने के लिए। देन जो भी रिसर्चर हैं इस फील्ड में उनको इंसेंटिव देना, उनकी फेलोशिप बढ़ाना, उनको सैलरी अच्छी देना। देन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का करिकुलम चेंज करना या उसमें रिफॉर्म्स लाना नए या मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग। प्राइवेट रिसर्च को भी एनकरेज करना, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो भी काम कर रही हैं इस फील्ड में, जो भी एग्जिस्टिंग सपोर्ट सिस्टम है उसको रीडिजाइन करना। सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है? जैसे कि गवर्नमेंट की एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, तो पूरे सिस्टम को ही रीडिजाइन करना, ये पता लगाना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उनको फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अग्रसर होना अच्छे के लिए। ठीक है। देन वेब इनेबल्ड नॉलेज बैंक होना, है ना, ताकि जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, किसान से रिलेटेड बहुत बहुत चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, या किसान केंद्र हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं, तो वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब एनहेंस करना। चलो देन बात आती है एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल। तो यहाँ पे रूरल की ज़्यादा बात हो रही है, गांव की ज़्यादा बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि पंचायत ज्ञान केंद्र सभी ब्लॉक में बनाए जाएं। और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो नरेगा जैसे प्रोजेक्ट थे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये बनाए जाए। तो इसमें क्या होगा? पीपल्स प्लानिंग होगी, है ना, लोग ही प्लान करेंगे अच्छे से, उनकी प्लानिंग हो अच्छे से, सभी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाएं। वर्क साइट को कैसे मैनेज करें इस पे बात होगी। पंचायत ऑफिस को कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी को और कैसे अच्छे से यूज किया जाए सभी लेवल पे। देन ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी क्यों आए? कि कहीं पे भी करप्शन ना हो, सोशल एडिट हो। सोशल एडिट का मतलब क्या है? कम्युनिटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑडिट, जो लास्ट में होता है ना कि कहाँ पे कितना पैसा लगा, तो वो सोशल एडिट हो, ऑडिट हो। देन ऐसे प्रोग्राम हो जो लेबर हैं उनकी स्किल को हम अपग्रेड अपग्रेड कर सकें, वो नया काम सीखें। देन जो भी वर्क साइट हैं वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो उनके मुताबिक हो। सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है तो प्रॉपर हेलमेट हो, है ना, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स हो, तो ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। देन इन्होंने कहा कि पंचायत नॉलेज मिशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी अलग ब्लॉक पे अच्छा काम हो रहा है तो उसकी शेयरिंग हम अच्छे से कर सकें जहाँ पे हमें ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए पंचायत नॉलेज मिशन की बात कही कि नॉलेज टू बी शेयर्ड लर्न नेशन वाइड, कि जो भी हमने सीखा है अलग अलग रीजन्स में वो डाटा अवेलेबल हो। कैसे अवेलेबल हो? सपोज मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं ऑनलाइन बता दूंगा तो मेरे से रिलेटेड, मतलब जो प्रॉब्लम मुझे हुई हो सकता है वो किसी और को भी हो, है ना, तो वो वही स्ट्रेटजी यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। तो पंचायत नॉलेज मिशन का यही बेनिफिट था। देन इन्होंने कहा कि अर्गोनॉमिक टूल्स,
इसके लिए इन्होंने कहा कि टूल्स को मॉडर्नाइज करना, है ना, और लेबर्स की डिग्निटी को भी मेंटेन करना या इम्प्रूव करना। जैसे कि हमारे यहाँ पे ना मैनुअल लेबर के लिए उतनी ज़्यादा डिग्निटी नहीं है इंडिया में, और फॉरेन में डेवलप कंट्री की बात करें तो सभी काम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत है। ठीक है। देन इन्होंने कहा ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग हो। इन्होंने कहा फंडिंग प्रोवाइड हो ताकि टूल किट वो खरीद सकें, और उसके लिए लोन्स भी अवेलेबल कराए जाएं। देन उन्होंने कहा कि पोर्टल्स हो वर्कर्स के लिए और गिल्ड हो, मतलब एक उनका ग्रुप हो जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। ठीक है। देन लास्ट में आते हैं सर्विसेज में। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, तो इसके लिए इन्होंने कहा बेसिकली इसमें क्या है, ई गवर्नेंस है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि 10 से 20 सर्विसेज को पहले सेलेक्ट कर दी जाए, करी जाए, और इसी में हम पहले ई सर्विसेज स्टार्ट हों, जैसे कि भारत निर्माण, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ई गवर्नमेंट के जरिए इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए वेब इंटरफेस के जरिए भी। ठीक है। देन न्यू नेशनल प्रोग्राम्स लाए जाएं, जैसे कि ई सर्विस हम अच्छे से प्रोवाइड करें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि जब हम ई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा, है ना। तो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन चीजें आपस में तालमेल बैठा के काम करें। देन फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो सुनेगा कौन, तो उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए, राइट। चलो इम्पैक्ट भी पढ़ ही लेते हैं, किसका इम्पैक्ट क्या आया, ये लास्ट है। तो इसके बाद क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में 2008 में। 6000 हाई क्वालिटी मॉडल स्कूल सेटअप किए गए। 25 स्टेट में इंग्लिश को क्लास 1 से इंट्रोड्यूस किया गया। 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए 2008 में जून में। 15 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली, 14 नई यूनिवर्सिटीज सैंक्शन हुई, राइट। देन गवर्नमेंट प्रोसेस में थी कि 8 नए आईआईटी बनेंगे, 10 एनआईटी बनेंगे, 20 आईआईटी ट्रिपल आईटी बनेंगे, 3 नए, 1 मिनट, आईएम बनेंगे, 2 स्कूल्स ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बनेंगे, एसपीए। ठीक है। देन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बिल 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। देन 2008 एंड 9 में 100 करोड़ एलोकेट किए गए नेशनल नॉलेज नेटवर्क के लिए। ठीक है। ई गवर्नेंस के लिए क्या हुआ, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान जिसको कहते हैं, ये टर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट डाटा सेंटर एसडीसी एंड कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी बनाए गए ताकि डिलीवरी प्लेटफॉर्म एज ए डिलीवरी प्लेटफॉर्म अच्छे से काम कर सके। ठीक है। देन स्वान में क्या है, 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ और 18 स्टेट में प्लानिंग थी इंप्लीमेंट करने की। ओके। देन एसडीसी 26 स्टेट्स में अप्रूव किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। आईपीआर के लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट NIIPM नागपुर में सेट किया जाना था या डेवलप किया जाना था। ठीक है। आईपी ऑफिस में नए एक्ट आए, रूल्स आए, मैनुअल्स आए, वेबसाइट पे ये सभी चीजें अपलोड कर दी गई, राइट। चलो देन लीगल फ्रेमवर्क के लिए क्या किया, आईपीआर से रिलेटेड ही। तो इसमें है द प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल 2008 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। लीगल एजुकेशन के लिए इसमें क्या लिखा था, पॉलिसी कमीशन, मतलब इस रिपोर्ट में ही इसमें लिखा था कि सेंटर फॉर एडवांस लीगल स्टडीज एंड रिसर्च CALSAR प्रोपोज टू सेटअप इन नॉर्दर्न रीजन, जो कि होना था मानेसर गुड़गांव में, और ये आना था डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स टू प्लानिंग कमीशन। लेकिन आई थिंक ये सेटअप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चेक किया था ये मानेसर में नहीं है अभी भी।
ओके, तो ये वेबसाइट्स हैं। ये सैम पिट्रोदा जी की वेबसाइट है और ये चेकआउट कर सकते हो। एनकेसी अगर पढ़ना है आपको, 250 पेज के करीब की रिपोर्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझने की बात नहीं थी, सब कुछ याद करने की बात थी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद करने की बात थी। बाकी तो इजी टॉपिक था। लेंथी है, नो डाउट लेंथी है, लेकिन आ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।